नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं आपका यूपीपीएससी प्री का फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 15। ये आपका बायलिंगुअल यानी कि आपके दोनों भाषाओं में होगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वर्ल्ड क्लास सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए तो कॉल कीजिए हमारे इन नंबर्स पे। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है @study for civil services, ये आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलता रहता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट से। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें आपके पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करना है। पहला देखिए, उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों की प्रकृति के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल ठीक है। पूर्व पूरा पाषाण काल में हथौड़ी, कुल्हाड़ी और छुरे का उपयोग मुख्य रूप से काटने, खोदने और पशुओं की खाल उतारने के लिए किया जाता था। यह भी बिल्कुल ठीक है। फिर यहां देखिए, थर्ड जो है आपका, वो मध्य पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़ों से बने औजारों के उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले आपके यहाँ पे गलत है। इसके जो उदाहरण है वो आपके कौन से में दिए हुए हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि कुदाल हो गया आपका, छिद्रक, नुकीले पत्थर और गंडसा इत्यादि हुआ करते थे। ठीक है। जो थर्ड में आपका जो मध्य पूरा पाषाण काल के जो आपके पत्थर के टुकड़ों से बने औजार हैं वो ये वाले हैं, कुदाल, छिद्रक, नुकीले पत्थर और गंडासा आदि। ये आपके फोर्थ में दिए हुए हैं। ऐसे यहां पे उल्टा किया हुआ है, जो उत्तर पूरा पाषाण काल के मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले औजारों के उदाहरण है वो आपके कहां दिए हुए हैं, वो आपके थर्ड में दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपके थर्ड में दिए हुए हैं। समांतर किनारों वाले गंडसे, छिद्रक और हड्डियों के औजार इत्यादि हुआ करते थे। तो ये थर्ड और फोर्थ में आपका उल्टा दिया हुआ है और ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे। तो इस वजह से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका A, 1 और 2। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे अब नव पाषाण काल से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। इस काल में मनुष्य ने कृषि हेतु भूमि जोतना, फल उगाना और रागी के समान मक्का और चने की दाल जैसी फसलों का उत्पादन शुरू कर दिया था। बिल्कुल ठीक। इस काल में सबसे पहले हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और बाद में चाक की सहायता से भी मिट्टी के बर्तन बनाने जाने लगे। बिल्कुल ठीक है। मुख्य नव पाषाण कालीन स्थलों के उदाहरण जैसे आपका मेघालय की जो आपकी गोरो हिल्स हैं, गोरो पहाड़ियां हैं, बिहार में चिरांद इत्यादि आदि, जहां पे आपकी हड्डियां और मुख्यतः सींगों से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल ठीक। और आपका लास्ट जो ऑप्शन है वो है आपका कि मुख्य नवपाषाण कालीन स्थलों के उदाहरण यानी कि बेलन घाटी में स्थित कोल्डिवा है, जहां से नवपाषाण कालीन ताम्र युग यानी कि लोह युग और तीनों कालों की बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स। यहां से अभी क्या हुआ है, तीनों कालों की जो आपकी बस्तियां हैं ना, उनके अवशेष प्राप्त हुए। तो इस वजह से इसके चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग आमतौर पर सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, चांदी, लोहा और सोने जैसी धातुओं से परिचित थे। ये गलत है। ये आपका लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा, चांदी और सोने से तो परिचित थे, लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे और इनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन वह कांसे के बारे में अनभिज्ञ थे। ठीक है फ्रेंड्स, वो कांसे के बारे में, कांसे से परिचित थे, कांसे के बारे में जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता में सेल खड़ी का आयात आपका कहां से किया जाता था, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। नहीं, ये गलत है। इसका जो आपका इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था, वो एक जगह है तापी छाया नाम की, ईरान से किया जाता था। कहां है वो जगह, ईरान में। ठीक है, तो थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ देखिए, छानूदाड़ो में और लोथल में मन के निर्माण कारखाने हुआ करते थे। बिल्कुल ठीक है। मोहन जोदड़ो से तत्कालीन मेसोपोटामिया से प्राप्त होने वाली 3 बेलनकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका B, 1 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके सामने। यहां पे कुछ हड़प्पा से रिलेटेड प्रसिद्ध उत्खनन स्थलों से संबंधित सही विकल्प को चुनना है। पहला है आपका स्थल है और दूसरा क्या है आपका खोज करता है, जिन्होंने एक्सकवेटर है, जिन्होंने उस साइज को डिस्कवर किया था, ढूंढा था, एक्सकवेट किया था, खोदा था। ठीक है। उसके बाद पहला जो धौलावीरा है, धौलावीरा आपका JP जोशी ने खोजा। जो आपका सुतका जेंडोर है, सुतका जेंडोर आपका A. स्टेन और जॉर्ज डिल्स ने। फिर बनावली आपका हिसार हरियाणा में पड़ता है, इसको RS भिस्ट ने। और कोट डिजी आपका सिंध में, इसको आपका धुरे और फजल अहमद ने। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5th क्वेश्चन है आपके सामने। आर्यों के मूल निवास से संबंधित सही विकल्पों का चयन कीजिए कि किसने आर्यों के ऊपर कैसी टिप्पणी की थी और क्या कहा था, वो कहां से आए हैं, कहां के हैं ओरिजिनली। तो जो आपका यूरोपियन सिद्धांत है, ये किसने दिया था यूरोपियन सिद्धांत, ये दिया था हमारे पास गिल्स, हंगरी और
श्रोडियर ने दिया था। ये आपके फ्रांस के हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो आपका मध्य एशियाई सिद्धांत है ये आपका दिया था मैक्स मुलर ने, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत है, मैक्स मुलर ने कहा था कि ये आपके कहां से है, मध्य एशिया से। और जो यूरोपीय सिद्धांत दिया था गिल्स, हंगरी और शियोडोर ने, उन्होंने कहा था कि ये आपके फ्रांस से आए हैं। फिर आर्कटिक क्षेत्र का जो आपका सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, वो बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। तिब्बती जो सिद्धांत दिया था वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए फ्रेंड्स, यहां पे आपका ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है, इनके संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। मंडल 8 में मुख्यतः कण्व कुल से संबंधित था, बिल्कुल ठीक है। मंडल 1 और मंडल 10 इन्हें बाद में जोड़ा गया था, इनमें आपका पुरुषाक्षुक्त शामिल किए गए थे जो 4 वर्णों का वर्णन करते हैं, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। शाकाल शाखा ऋग्वेद की एकमात्र शेष शाखा है, ये भी ठीक है। और ऋग्वेद में 1028 स्तुतियां हैं जो आपके 12 मंडलों में नहीं फ्रेंड्स, 12 मंडल यहां पे गलत है, बाकी पूरा सही है। यहां पे आना चाहिए जो आपके 10 मंडलों में विभाजित की गई है। कितने मंडलों में, 10 मंडलों में। फिर मंडल जो आपका 9 है सोम स्थितियों का संकलन से संबंधित था, बिल्कुल ठीक है। यहां पे आपका बस सी गलत होगा और जो करेक्ट ऑप्शन है गलत वाला वो है कौन सा है आपका, सी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको राज्यों की सूची दी हुई है, उनको उनकी कैपिटल्स से मिलाना। देखिए यहाँ पे आपके महाजनपद राज्य हैं, यहाँ पे उनकी क्या है, ये कैपिटल्स हैं उनकी, ठीक है। जो वाजी राज्य है फ्रेंड्स आपका, वाजी राज्य की जो कैपिटल थी वो आपकी वैशाली थी, क्या थी, वैशाली। मत्स्य राज्य की कैपिटल आपकी विराटनगर। कुरु राज्य की कैपिटल आपकी जो है इंद्रप्रस्थ। और आपकी जो पांचाल राज्य बनता है उसकी जो कैपिटल है आपकी अची छत्रा और काम्पिल्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका बौद्ध जो संगतियां थी, यानी कि जो बौद्ध सभाएं थी, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, उनके बारे में पूछा गया है। प्रथम बुद्धिस्ट जो संगति का आयोजन राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगत जो आयोजन किया गया था वो 250 में नहीं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सेकंड और थर्ड में इन्होंने उल्टा कर दिया है। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति थी उसका आयोजन आपका कब हुआ था, यहां से स्टार्ट करिए। देखिए ये 383 ईस्वी पूर्व में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, शबाकामी थे। द्वितीय का ये हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही फिर देखिए जो तृतीय बौद्ध संगति है वो आपका कब हुई थी, उसका आयोजन आपका पाटलिपुत्र में। और यहां देखिए यहां से आगे फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 250 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। तो सेकंड और थर्ड उल्टे कर दिए, दोनों गलत हो गए। फोर्थ देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में पहली शताब्दी में किया गया था। इसके अध्यक्ष वासु मित्र थे, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो यहां पे जो आपका बी है वही सही नहीं है और वही इसका आंसर होगा। नागार्जुन ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, नहीं, ये उपाधि आपकी कनिष्क ने क्या धारण की थी। तो इसका सही हो जाएगा कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कुछ सिक्कों में उन्हें नुकीली टोपी पहनाए हुए दर्शाया गया है। बाकी जो ए है ये आपका बिल्कुल ठीक है, सी भी ठीक है और डी देखिए कुजुल खडफिसेस ने धर्माथिड़ा और सच्चा धर्माथिड़ा की उपाधियां धारण की थी, बिल्कुल ठीक है। और बाकी ए और बी आपके सही है, सी गलत है बस यहाँ पे। चलिए कथन देखते हैं। यहाँ पे आपका असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। उत्तर भारत के 5 प्रमुख भारतीय क्षेत्र पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला हर्षवर्धन के राज्य में शामिल कर लिए गए थे, बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कई सैन्य युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसने उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था, बिल्कुल ठीक। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, तथा ए जो आर है आपका ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 11वां देख लेते हैं। यहां पे कथन में दिया हुआ है कि मुगल काल में उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति का आदेश मीर बख्शी द्वारा दिया जाता था, बिल्कुल ठीक है। मुगल काल में वजीर सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था, ये आपका गलत हो गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कथन यहाँ पे क्या है, मुगलों ने पुरंदर के किले को जीता था और राजगढ़ की घेराबंदी की थी, बिल्कुल ठीक। राजा जयसिंह बीजापुर पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवाजी से मैत्री करना चाहता था। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम यहाँ पे अपना। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल या दीन लाही की नीति अपनाई थी, बिल्कुल गलत। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यानी कि हार्मोनी स्थापित करने के लिए कौन सा क्या किया था, तौहीद ए इलाही नामक एक नया पंथ परिवर्तित किया था, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि यहाँ पे ए गलत है लेकिन आर आपका सही है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं आपका। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। अमोघवर्ष प्रथम राजपूत राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने नई राजधानी मान्यखेत, आधुनिक मलखेड़ जिसको हम बोलते हैं अभी, की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। गोविंद तृतीय ने कविराज मार्ग नामक प्राचीन कन्नड़ काव्य की रचना की थी, ये गलत है आपका, क्योंकि जो कन्नड़ काव्य है ये आपका कविराज मार्ग, इसकी रचना आपकी
किसने की थी? अमोघ वर्ष प्रथम ने की थी। याद रखना, गोविंद की जगह यहां पे क्या होगा? अमोघ वर्ष प्रथम होगा। फिर देखिए थर्ड, देवपाल के अभिलेखों में हुनो गुजरों के शासकों संभवतः मिहिर भोज और द्रविड़ों पर उनकी विजयों का उल्लेख किया है। ये फर्स्ट और थर्ड यहां पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। यहां पे पूछा गया है कि चोला पीरियड के बारे में कुछ आपके टर्म्स हैं, वो टर्म्स का मतलब क्या क्या होता था। पहला है आपका अंतरियम, ठीक है। तो अंतरियम क्या होता था फ्रेंड्स आपका? इसका मतलब है वह ग्राम्य कर जो नकदी के रूप में वसूला जाता हो, टू, ठीक है। फिर श्रीकर्णम, श्रीकर्णम आपका राजस्व विभाग को बोला जाता था। उल्लूकुड़ी, उल्लूकुड़ी आपका बताई पर कार्यरत किसान यानी कि टेनेंट फार्मर्स, उनको उल्लूकुड़ी बोला जाता था। फिर है आपका सिरुतरम, सिरुतरम आपका कनिष्ठ अधिकारी होता था यानी कि लोएस्ट ऑफिशियल होता था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहां पे देखिए आपके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका सी, सी सही नहीं है। गंगादेव कुलचुरी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे जिनकी सैन्य प्रतिभा के कारण उस समय भारत में अवंती नहीं, अवंती की जगह होगा छेदी। क्या होगा? छेदी एक महानतम राजनीतिक शक्ति बन गया था। बाकी जो आपके ए, बी और डी हैं वो बिल्कुल ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दो सूचियां दी हुई हैं। तो पहला जो आपकी सूची है जवाबित, जवाबित का ये आपके राज्य विधियां होती है, मतलब कि स्टेट लॉज। जवाबित आपका 2 से कनेक्ट हो जाएगा यहां पे। फिर है वकील ए दर, ये आपका शाही कुल का प्रबंधक होता है। अमीर ए बाहर, ये आपका नौकाओं का नियंत्रक है। एंड जो खाजिन होता है आपका फ्रेंड्स, उसको हम ये देखो खजांची बोलते हैं ना, तो उसी से खाजिन है, ये आपका कोषा अध्यक्ष होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। 18वें क्वेश्चन में देखिए राजा राम मोहन राय से संबंधित सही विकल्पों का हमें चयन करना है। पहला 1820 में राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पुस्तक ईशा के नीति वचन शांति और खुशहाली का प्रकाशन किया गया था, बिल्कुल ठीक है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना आपकी 2800 किसमें की थी फ्रेंड्स? 1825 में की थी, बिल्कुल ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये फोर्थ देखिए, राजा राम मोहन रॉय ने कोलकाता यूनिटेरियन समिति का गठन आपका 1827 में नहीं किया था। 1827 यहां पे गलत है, बल्कि 1821 में किया था। कब किया था? 1821 में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि यहां पे 1, 2 और 3 है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। यहां पे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि ये सही नहीं है। जॉन मिल्डेनहाल नामक ब्रिटिश यात्री 1602 में नहीं, या 1602 की जगह 1599 ईस्वी होना चाहिए। कब? 1599 में ये थल मार्ग से, थल मार्ग यानी कि लैंड के एरिया से आपके भारत आया था। बी देखिए मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना 1605 में डचों द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक है। 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक। फोर्ट विलियम्स की स्थापना आपकी 1700 ईस्वी में की गई थी और यहां का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। फ्रेंड्स यहां पे आपको दो सूचियां दी हुई, इनको मिलान करना है। जो आपकी मैंगलोर की संधि हुई थी वो आपकी 1784 में, इलाहाबाद की संधि आपकी 1765 में, वेंडी वॉश का युद्ध हुआ था 1760 में, अंबूर का युद्ध हुआ था आपका 1749 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा 3241। फिर दोबारा आपके 21वें क्वेश्चन में दो सूचियां दी हुई हैं। पहला आपका मुद्दकी यानी कि जो आपका बैटल था मुडक्स, या फिर उनको मुनकी भी बोलते थे हम, ये किस किस के बीच हुआ था? ये आपका बीच हुआ था फ्रेंड्स लाल सिंह और सर ह्यूग रॉस। क्या हुआ था? सर ह्यूग गफ के बीच में, लाल सिंह और सर ह्यूग गफ के बीच में हुआ था। फिर जो आपका फिरोजपुर का युद्ध है वो आपका तेज सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। आपका फिर जो बैटल है बुड्ढेवल का जो युद्ध हुआ था आपका, वो आपका रंजीत सिंह महिथिया और हैरी स्मिथ के बीच में हुआ था। और जो आपका बचता है लास्ट में सोबरन का युद्ध, ये आपका सिख समुदाय और हैरी स्मिथ के बीच में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए फ्रेंड्स फिर इस क्वेश्चन में देखिए 22nd यहां पे आपको सही विकल्पों का चयन करना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 ईस्वी में व्यापारियों के एक समूह ने किया था। इस समूह को द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। फ्रांसीसी डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का क्षेत्र विजित कर लिया था, जिससे फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया था, बिल्कुल ठीक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में कॉलबर्ट द्वारा किया गया था, यह भी ठीक है। डेनो ने 1613 में, ये गलत है यहां पे, डेनो ने 1616 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। कब किया था? 1616 में फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स यहां पे आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है वो देखना है। पहला देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी 1784 में, बिल्कुल ठीक है। रोहिला युद्ध हुआ था 1774 में, ये भी ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आपका मैसूर 1831
दुर्ग 1834, मध्य कछार 1834 कंपनी, ये क्या हुआ था, इन साम्राज्यों का कंपनी में विलय हो गया था इस टाइम पे, बिल्कुल ठीक है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था वो 1793, बिल्कुल ठीक। श्रीरंगापट्टम की जो संधि हुई थी वो 1789 में नहीं फ्रेंड्स, वो 1792 में हुई थी, 1792 में हुई थी, तो सी गलत हो गया, सी ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर डी देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे सिंधिया के साथ संधि हुई थी 1817 में, और सगौली की संधि आपकी 1816 में हुई थी। चलिए अब 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पे आपका एक साइड तो गवर्नर जनरल वगैरह दिए हुए हैं और उनके टाइम पे कौन कौन से एक्ट्स हुए थे, क्या हुआ था, क्या काम हुए थे, वो दिए हुए हैं। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आपका एनेक्सेशन हुआ था किसका, लोअर बर्मा और पेगू का 1852 में। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आपकी व्हाइट म्यूटनी हुई थी बाय यूरोपियन ट्रूप्स, 1859 बगावत कर दी थी आपके जो गोरे अंग्रेज थे उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ ही। उसके बाद जो लॉर्ड लिटन है उनके टाइम पे आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। उसके बाद जो आपके लॉर्ड लैंसडाउन है ना फ्रेंड्स, उनके टाइम पे आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था 1892 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी 2413। चलिए यहाँ पे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके अधिवेशन हुए थे उनसे संबंधित देखिए, जो आपका 9वां अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नारोजी अध्यक्ष थे और लाहौर में हुआ था। 21वां जो हुआ था आपके गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष और बनारस में हुआ था। 24 मई में आपका राज बिहारी बोस आपके अध्यक्ष और मद्रास में हुआ था। 15वें में आपके रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे और ये आपका लखनऊ में हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। 26 क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहां देखते हैं जो हमारे पास सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हमें कुछ विकल्प चुनने हैं। जो आपका तायूनी मूवमेंट थी, यानी कि जो आपका तायूनी आंदोलन था वो आपका हुआ था 1839 में और उसके जो संस्थापक थे वो थे करामत अली जौनपुरी। फिर साधारण जो ब्रह्मो समाज था आपका, वो आपका किसने बनाया था, 1878 में शिवनाथ शास्त्री ने और आनंद मोहन बोस ने। फिर जो आपके राधा स्वामी जो आंदोलन है ये आपका 1861 में हुआ था और ये तुलसी राम या फिर शिव दयाल साहब ने आपका बनाया था। उसके बाद जो आपका लास्ट बचा देव समाज वो 1887 में, और ये संस्थापक कौन थे इसके, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे आपके फ्रीडम स्ट्रगल्स के, यानी कि उन्होंने जो चीज लिखी थी बुक वगैरह वो देखते हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा था, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है। उसके बाद आपका सुभाष चंद्र बोस ने आपका लिखा था इंडियन स्ट्रगल। दुर्गादास ने आपका क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। और लाला लाजपत राय ने आपका लिखा था अनहैप्पी इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 4231। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें आपका सही विकल्पों का चयन करना है। देखिए पहला लॉर्ड इरविन शारदा अधिनियम आया था 1930 में, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड वेवल के टाइम पे कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में। बारदोली सत्याग्रह आपका सूरत में हुआ था 1928 में, ये ठीक है। तेभागा जो आंदोलन है वो आपका कहां हुआ था, वेस्ट बंगाल में, लेकिन 1948 में नहीं 1946 में हुआ था। तो फोर्थ आपका गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे भारत के कुछ आपके प्रमुख समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनके संपादक से संबंधित कुछ विकल्प हैं। देखिए पहला आपका जो है ये बंग दर्शन है। बंग दर्शन किसने करा था, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संपादक थे और 1873 में स्टार्ट हुआ था। फिर है उसके बाद आपका ट्रिब्यून आपका संस्थापक कौन थे, ट्रिब्यून के संपादक थे आपके दयाल सिंह मजीठिया और 1881 में चालू हुआ था। नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू 1938 और न्यू इंडिया चालू किया था आपका एनी बेसेंट ने 1915 में। जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम। यहाँ पे समिति आयोग और उनके गठन वर्ष से संबंधित कुछ सही विकल्प का चूज करना है हमें। समिति आयोग पहला है आपका कैंप बेल आयोग। पहला क्या है फ्रेंड्स आपका कैंप बेल आयोग है। ये आपका आया था 1866 से 1867 में। फिर जॉन वुड हेड जो आयोग है आपका, ये आपका 1945 से गठन वर्ष है इसका। फिर है आपका विटले कमीशन, जो विटले आयोग था ये आपका 1929 में। और निकोलसन समिति आपकी 1892 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। 31st क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और आपका यहाँ 31st क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राज्य और उनसे संलग्न स्थल सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा चाइना, भूटान और म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल ठीक है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से करता है। असम भूटान और बांग्लादेश से, और मिजोरम आपका बांग्लादेश और म्यांमार से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चारों की चारों यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। असर्शन रीजनिंग का है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्ड इन द हिमालयाज गेट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट मानसून। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट मानसून नहीं होता, जो हिमालयाज में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है वो आपकी साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। तो ये गलत हो गया आपका। सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज इज लोकेटेड इन ग्लेशियर। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स ये आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। आंसर इज डी।
चलिए 33वें क्वेश्चन में चलते हैं। अब 33वां क्वेश्चन आपका कहता है कि असर्शन है लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। शिवालिक क्षेत्र अवस्थित गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिमी भाग में सिंधु नदी, पूर्वी भाग में तीस्ता नदी के बीच फैला समतल मैदान को बाबर कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका हो जाएगा बी। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका दोड़ा बेटा 2637 मीटर की हाइट है इसकी, और नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल ठीक है। इन पहाड़ियों पर गौंड जनजाति नहीं, यहाँ गौंड नहीं आएगा, यहाँ टोडा जनजाति, जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहां पे टोडा जनजाति के लोग आपके वास करते हैं। उनका वासस्थल क्या है? अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अन्नामुदाय हिल्स है। ठीक है, वो आपकी 2695 मीटर की है, जो केरल राज्य में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। फिर नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के अभ्यनिष्ठ स्थल पर अवस्थित है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे दोनों मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। गडजट की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित है। बिल्कुल ठीक। जहां पर दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा, देखिए जब उड़ीसा का नाम आ गया है तो आपका दक्षिण भारत कहां से आ जाएगा? साउथ इंडिया नहीं होगा। तो ये आपकी टोडा जनजाति जो थी वो मैंने बताया था आपकी कहां पे रहती है? डोडा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और जो आपकी यहाँ पे गौंड जनजाति थी गरजत की पहाड़ियों में, उड़ीसा में आपको कौन सी जनजाति मिलेगी? गौंड जनजाति के लोगों का वासस्थल अवस्थित है। यहाँ पे कौन सी जनजाति आएगी? गौंड जनजाति। तो इसके आपके सेकंड और थर्ड सही हुए हैं, फर्स्ट और फोर्थ आपके गलत हो गए हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स 35th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करना है। स्पीति घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में, बौद्धों का प्रसिद्ध टोबो मठ स्थित है। बिल्कुल ठीक। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में को पंगवाल और भूटिया जनजातियों का वासस्थल माना जाता है। ये गलत है। यहाँ पे मरखा घाटी जम्मू कश्मीर गलत है, क्योंकि जो पंगवाल और भूटिया जनजातियां आपकी वासस्थल है वो कहां पे है? वो है फ्रेंड्स पांगी घाटी में। कौन सी में? पांगी घाटी को पंगवाल और भूटिया जनजातियों का निवास स्थान माना जाता है, और ये पांगी घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। फिर है आपकी थुमथांग घाटी, ये सिक्किम में है, को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए यहाँ पे आपके कुछ हिमालय के प्रमुख हिमनाद यानी कि ग्लेशियर दिए हुए हैं आपको। जो हिस्पर ग्लेशियर है वो आपका कहां पे है? कोराकोरम रेंजेस में है हमारे पास, 61 किलोमीटर का है ये। पुनमहा कई जगह 63 किलोमीटर का भी दिया हुआ है। और जो पुनमहा हमारा ग्लेशियर है वो हमारा कश्मीर में 27 किलोमीटर का। गंगोत्री ग्लेशियर हमारे पास कुमाऊं हिल्स में है, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है 26 किलोमीटर का। फिर जो हमारे पास जम्मू ग्लेशियर है ये हमारे पास सिक्किम और नेपाल दोनों में पड़ता है 25 किलोमीटर का। जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करना है। पहली, चांगला दर्रा, जो चांगला पास है वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ती है। बिल्कुल ठीक है। पालघाट जो पास है वो केरल में स्थित है। बिल्कुल ठीक। यहाँ से कलिकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इरोड के रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। बिल्कुल ठीक है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, यह भारत एवं चीन के बीच एक सीमा व्यापार बिंदु है। ये भी ठीक है। सिक्किम में स्थित बामडीला, फ्रेंड्स पहली बात तो बामडीला आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, और ये आपके जो सिक्किम में कौन सी है? जो आपके पूर्वी सिक्किम जिले को लासा यानी कि तिब्बत से जोड़ता है। देखिए तिब्बत में एक जिला है जिसका नाम लासा है, और पूर्वी सिक्किम जिले को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है? सिक्किम में एक जिलेपला पास है आपकी, जिलेपला जोड़ती है। बॉमडिला तो आपकी अरुणाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके करेक्ट है। चलिए 38 क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू द कोस्टल सिटीज। ये आपके कौन से हैं? ये तटीय नगर हैं। उडुपी इज द लोकेटेड इन देवनागरी डिस्ट्रिक्ट। नहीं, उडुपी खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उडुपी कहां पे है आपकी? उडुपी जो जगह है वो उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ही है, कर्नाटका के। तो फर्स्ट गलत हो गया। जंजीरा इज लोकेटेड इन द रायगढ़। फ्रेंड्स रायगढ़ नहीं है, रायगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए हिंदी वाले में रायगढ़ दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आपका। एरोविले इज लोकेटेड इन पौंडीचेरी ऑन द कोरामंडल कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे है आपके, और ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। बिल्कुल ठीक है। टुतिकोर्न इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी हुई है, ये आइलैंड्स दिए हुए हैं पहली लिस्ट में आपको, दूसरी लिस्ट में आपको कहां पे है, वो कौन से कोस्ट पे हैं वो भी आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो जो आपका पहला आइलैंड है वो है आपका सेल्सिटे आइलैंड, और ये आपका कहां पे? ये आपका वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है, आपका वेस्टर्न कोस्टल महाराष्ट्र पे। फिर है आपका कालूभर ऑफशोर आइलैंड है, ये आपके कच्छ के कोस्ट पे पड़ता है। न्यू मुरे जो ऑफशोर आइलैंड है ये आपके गैंगेस डेल्टा में पड़ता है, और पिरम ऑफशोर आइलैंड आपका गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबत कह लो, वहां पड़ता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। यहां पे हमें क्या देखता है, निम्नलिखित में से सही विकल्पों को हमें चूज करना है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसमें आपके मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह, 7 सिस्टर्स इन्हें कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 3 बड़े राज्य, सबसे पहले राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और यूपी चौथे में है। बिल्कुल ठीक। मध्य प्रदेश की सीमा आपकी 4 राज्यों से नहीं 5 राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कौन सा एक है आपका गुजरात। फिर ये भी आपका गलत हो गया, यहाँ पे 3rd गलत हो गया। मणिपुर अवस्थित लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीपों को इनको आइलैंड्स कहा जाता है और इनको क्या बोलते हैं, हम फुमडीज बोलते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। यहां पे से आपका कौन सा विकल्प सही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है आपका वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। संथाल जनजाति के लोग दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। गलत है, यहाँ पे संथाल जनजाति के लोग ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक पर्व के रूप में बनाते हैं। ये पहला आपका लाइन गलत है। दूसरा देखिए, संथाल जनजाति का मुख्य आहार चावल माना जाता है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थारू जनजाति आना है संथाल की जगह। बाकी ए, बी और डी आपके तीनों की तीनों बिल्कुल सही है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपका 42nd क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको सही विकल्पों का चयन करना है। पहला आपका मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच प्रवाहित होती है। बिल्कुल ठीक। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, एकदम ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप को ही गंगा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है, पद्मा नदी बोलते हैं गंगा को बांग्लादेश में। जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, आपका पद्मा हो जाता है। दामोदर नदी को बिहार का शोक, नहीं, ये गलत है। कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है और बंगाल का अभिशाप आपको दामोदर को कहा जाता है। बंगाल का अभिशाप किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को, और बिहार का शोक आपका कोशी नदी को कहा जाता है। 3rd ऑप्शन आपका गलत हो गया। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल। झेलम यहाँ पे गलत है। कौन कौन सी नदियां आपके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, पहली आपकी गंगा है, दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र है, तीसरी आपकी मेघना नदी है। तो यहाँ पे कौन से गलत हो गया, आपका 3rd और 4th गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज योर बी, 1st एंड 2nd। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नदियों और उनके किनारे पे, यानी कि उनके किनारे पे कौन कौन से नगर जो बसे हैं उनसे संबंधित सही विकल्प चूज करना है। जो लेह है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है, लखनऊ है वो आपका गोमती नदी के किनारे है। फिर आ जाते हैं हम जमशेदपुर और बरेली की बात पे। जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा रिवर पे किनारे है, बरेली आपका किस पे, रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या की बात करते हैं तो सबसे फेमस है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है। फिर अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 4 2 3। चलिए 44th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे आपका कथन जो है वो है छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर से उत्पन्न मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता है। फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, वो नहीं होता है प्रभावित। अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिम घाट से टकराने के बाद 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा भाग विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में वर्षा लेकर आता है। और जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वहां पे ज्यादा रेनफॉल आपकी नहीं होती है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। तो आपका 44th क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए फ्रेंड्स 45th देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 45th का कथन है दोमट या जलोढ़ मृदा आर्द्र अवस्था में होने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है। ये गलत है, ये क्योंकि दमोड़ और जलोढ़ मृदा की जगह यहाँ पे आएगा काली मिट्टी। जो आपकी काली मिट्टी होती है ना, वो आर्द्र अवस्था में होने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं उसमें। यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये काली मिट्टी होती है। 45 का जो ए है आपका कथन है वो गलत हो गया। कारण देखिए, लेटराइट मृदा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपशाकलन द्वारा निर्मित होती है। ये बोलते हैं इसको लीचिंग, बिल्कुल सही है। और दोमट बुलई मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। कारण आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लेकिन आपका जो 45th में ए क्या है, ए आपका गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ए यहां गलत है, आर सही है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं। पाइन ट्रीज आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स बिटवीन 900 एंड 1000 मीटर एल्टीट्यूड, बिल्कुल ठीक है। टीक ट्रीज आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र, बिल्कुल ठीक है। साल के जो पेड़ होते हैं वो आपको कहां मिलते हैं, सब हिमालयन रीजन में मिलते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में एंड तमिलनाडु में, बिल्कुल ठीक है। और जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडुअस फॉरेस्ट, देखिए डेसिडुअस जब फॉरेस्ट की बात आती है तो उनमें जो रेनफॉल होगी वो आपकी 100 से 150 सेंटीमीटर तक होगी। कितनी, 100 से 150 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, 1st, 2nd एंड 3rd।
चलिए अब यहाँ को आपको दो सूची दी हुई है। पहली सूची में आपकी बांध दी हुई है, डैम का बताया हुआ है और वो कौन सी नदी पे है, तो हमें सही मिलान उनका करना है। पहली जो भाखड़ा नागल डैम है आपकी सतलुज रिवर के ऊपर है। इंदिरा सागर जो बांध है वो आपकी नर्मदा के ऊपर है। नागा अर्जुना सागर जो परियोजना है फ्रेंड्स वो आपकी कृष्णा नदी के ऊपर है और गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी के ऊपर है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए 48 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पे भी सही विकल्पों का चयन हमें करना है। खारिफ जो फसलें होती हैं आपकी मक्का, धान और मूंगफली, बिल्कुल ठीक है। प्रमुख राबी जो फसलें होती हैं आपकी चना और गेहूं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये राबी फसलें आपके विंटर सीजन में उगाई जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। और गेहूं आपको सदर्न इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। प्रमुख वाणिज्य जो फसलें होती है यानी कैश क्रॉप्स जिनको हम बोलते हैं, जिनसे हमारे पास अच्छा खासा पैसा आता है, सुपारी, रबर और काजू। फ्रेंड्स ये नहीं होते। कैश क्रॉप्स में हमारे पास जूट आता है, ठीक है, उसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को। टी आती है, कॉफी आती है, ठीक है, ये गलत हो गया थर्ड हमारे पास। प्रमुख जो जायद फसलें हैं हमारे पास खरबूज और खीरा, बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास गलत है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो सूची दी हुई है, 49th क्वेश्चन है आपका। इन दो सूचियों में से आपका मिलान करना है, सही मिलान करना है। जो कपास की यानी कि कॉटन की जो प्रमुख किस्में होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, अकोला और सुजाता इत्यादि आदि होती है। मूंगफली की जो प्रमुख किस्में होती हैं आपकी वो आपकी चंद्रा और धीरज 101 इत्यादि होती हैं। मटर की प्रमुख किस्में आपकी जो होती हैं वो आपकी अर्पणा और रचना। अरहर की जो प्रमुख किस्में होती हैं आपकी वो आपकी आजाद और पूसा 16 इत्यादि होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 4213। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो आपका 50th है, यहाँ पे आपको पहले क्या दिए हुए हैं, कुछ आपके निगम दिए हुए हैं या फिर कुछ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है वो आपका 1958 में बना। ग्रामीण विद्युतीकरण नगर लिमिटेड 1969 में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपका 1986 में। भारतीय नौवाहन निगम जो बना 1961 में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वो हो जाएगा, क्योंकि सबके सामने वाले सही है, डी हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए फ्रेंड्स 51 की बात करते हैं अगर हम, तो भारत में जो रेशम के यहाँ सही विकल्प का चयन करना है। भारत में रेशम उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है वो आपका बंकुरा, बिल्कुल, और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल ठीक है। भारत में जूट उद्योग के प्रमुख ये है आपका सहरसा बिहार में और गुंटूर आंध्र प्रदेश में, भी ठीक है। भारत में शीशा उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है वो आपके दादर महाराष्ट्र और धनबाद राजस्थान, बिल्कुल ठीक। भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं वो देखिए, उसमें देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ये सेल है फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी महारत्न में आती है। किसमें, महारत्न कंपनियों में आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका वैसे ही गलत हो गया है। और जो आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो आपकी नवरत्न है। तो इस वजह से आपका आंसर हो गया ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फ्रेंड्स 52nd क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश 302 किलोमीटर का, बिल्कुल ठीक है। मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में 150 किलोमीटर का, बिल्कुल ठीक। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे आपका गुजरात में 95 किलोमीटर का, बिल्कुल ठीक है। जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे आपका राजस्थान में है, लेकिन ये आपका फ्रेंड्स ये है तो राजस्थान में, लेकिन ये आपका 120 किलोमीटर का नहीं है, ये आपका 90 किलोमीटर का है। कितने का, 90 किलोमीटर का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। देखिए थोड़ी सी पीडीएफ में गड़बड़ी है, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का आपका चयन करना है। उसके बाद हम किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन है तो हम आ जाएंगे इधर। पहला यहां पे देखिए आपका, चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा कंपनी के राजनीति का वाणिज्य कार्यों को अलग अलग कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दे दी गई थी, नहीं ये गलत है। जो इसकी अनुमति दी थी वो 1813 के चार्टर अधिनियम के थ्रू दी थी फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, थर्ड में 1833 के चार्टर की जगह आपका 1813 का चार्टर अधिनियम आएगा, और उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। 2 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की थी, जिसमें क्लीमेंट एटली ने कहा था कि 23 जून 1947 के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये गलत है आपका, क्योंकि ये घोषणा कब की थी उन्होंने, क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को की थी। 2 फरवरी यहां गलत है, इसकी जगह आपको 20 फरवरी 1947 होना चाहिए। और उन्होंने कहा था 23 जून भी यहां पे गलत है, उन्होंने कहा था कि 30 जून 1947 के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पहला गलत हो गया। सेकंड देखिए, जो आपका 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है, माउंटबेटन प्लान हम इसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 2।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 55 की तरफ चलेंगे। अब ये देखिए 55 यहां से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। और हमें यहां जहां मैंने एरो डाली है वहां हमें देखना है इसके ऑप्शंस। पहला देखिए, पहला है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1943 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये जो है आपका ये बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बी है। बी ऑप्शन में कहा गया है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 फरवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया था, बिल्कुल ठीक। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी, बिल्कुल ठीक है। डी देखिए, डी यहाँ पे गलत है और इसी वजह से आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस आंसर के लिए, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप 26 नवंबर 1949 को नहीं फ्रेंड्स, यहां पे आएगा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में पेश किया था। कब, 4 नवंबर 1948 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, देखिए इसमें पार्ट दिए हुए हैं, फिर कुछ सब्जेक्ट हैं और उनके आर्टिकल्स हैं, तो उनको सही से मैच करना है। पहला है आपका पार्ट 5, जो पार्ट 5 आपका मैच होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, जो इसके आर्टिकल्स आपके 148 से 151 है और चैप्टर 5 इसको हम कहते हैं। उसके बाद है आपका पार्ट 6, पार्ट 6 आपका मैच होगा हाईकोर्ट फॉर द स्टेट से, आर्टिकल 214 से 332 चैप्टर 5 में। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट 9 भी है, ये आपका मैच होगा कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज से, आर्टिकल 243 ZH से लेके आर्टिकल 243 ZT तक आते हैं यहाँ पे। और पार्ट 18 जो हमारा बच गया है उसमें आपके इमरजेंसी प्रोविजंस आएंगे, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4321। चलिए फ्रेंड्स 57th क्वेश्चन हमें देखना है। यहां से देखिए, फिर ये थोड़ा सा पीडीएफ में ना गड़बड़ हो गई है। संविधान के विभिन्न स्तोत्रों से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहले जो आपको यहाँ पे देखिए लिस्ट में दिए हुए हैं, ये आपके देश दिए हुए हैं, ठीक है। फिर स्तोत्र दिया हुआ है कि हमने वहां से क्या उठाया है, क्या बोरो किया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। चलिए ये भी देख लेते हैं। पहला देश कौन सा है आपका, आयरलैंड है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कंकरेंट सूची जो होती है हमारे पास। सोवियत संघ से हमने लिया है मूल कर्तव्य, और संयुक्त राष्ट्रीय राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से हमने राष्ट्रपति आपका मूल अधिकार लिया, क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 3142। फ्रेंड चलिए 58 क्वेश्चन हम देखते हैं। 58 क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है रिलेटेड टू द आर्टिकल्स फॉर। पहला क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इसके लिए होगा आर्टिकल 20 आपका। और दूसरा है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, ये होगा आपका आर्टिकल 24, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 करना है अब हमें। ये देखिए 59 यहाँ पे मौलिक अधिकारों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है, और बाकी इसके जो ऑप्शन है वो आपके दूसरी साइड दिए हुए हैं, ठीक है। उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 बिल्कुल ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम दूसरी साइड चलते हैं। पहले किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 29 नहीं है फ्रेंड्स। यहां कौन सा आर्टिकल होगा, यहां पे आपका अनुच्छेद 27 होगा, आर्टिकल 27 होगा। तो सेकंड गलत हो गया। अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी शैक्षणिक संस्था के स्थापन एवं संचालन का अधिकार आपका आर्टिकल 30 में है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं हम। यहां पे सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस। जो आपका वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट था वो आपका कब आया था फ्रेंड्स, वो आपका आया था 1923 में। हिल एरिया डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है आपका वो आया था 1960 में। जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो आपका आया फ्रेंड्स 1992 में, और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो आया आपका 2007 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 1342। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो यहां संविधान के मूलभूत ढांचे के विकास से संबंधित कुछ विकल्प हैं आपको, और आपको सही विकल्पों का चयन करना है। पहला है एसपी संपत कुमार मामला, ये आपका 1978 में नहीं है फ्रेंड्स, 1987 में, 1987 में, तो इसलिए गलत हो गया। और कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, ये ठीक है, ठीक है। फिर हम इधर आए थे दूसरी साइड। ऐसा कुछ क्वेश्चन में होने वाला है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलने वाली है यहाँ पे। मिनर्वा मिल्स मामला जो है वो 1980 में आया है। संसद की संविधान संशोधन की समिति शक्ति इत्यादि से संबंधित है। एसआर जो बोमई मामला है वो आपका 1994 यानी कि संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र इत्यादि से संबंधित है। ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सेकंड एंड थर्ड। फ्रेंड 62nd क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपका। ये देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। पहला नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल दिया हुआ है, जिसमें आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आती हैं, बिल्कुल ठीक है। चारों स्टेट्स इसकी पार्टी है इस ट्रिब्यूनल की, ठीक है। उसके बाद कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है वहां पे उड़ीसा आपकी पार्टी नहीं है, बल्कि कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, और साथ में एक पुडुचेरी भी है जो आपकी यूनियन टेरिटरी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ओनली 1।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 हमें देखना है। देखिए फिर से 63 इधर है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने के अधिकार तथा राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के अधिकार संबंधी अनुच्छेदों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। ये देखिए पहला आपका यहां दिया हुआ है, पहला गलत है, फिर आपके यहां आ जाते हैं। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस इशू करता है प्रेसिडेंट वो 123 के आर्टिकल के अंडर करता है, और जो सलाह लेता है आपका उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, वो 143 आर्टिकल के अंडर लेता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यहां पे देखो किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को राज्य सृजन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका हो जाएगा आपका 18वां संशोधन अधिनियम, कौन सा, 1966 में। फिर किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति का अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। यह हो जाएगा आपका 24वां संशोधन अधिनियम 1971। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अब आपका ये देखिए 65 यहां पे है, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। पहला, के.एम. मुंशी ने संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन और जो तीसरे ऑप्शन है वो आप कहां पढ़ेंगे, वो आपके अब दूसरी साइड है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है बिल्कुल, तथा फ्रीडम ऑफ थॉट है। आर्थिक स्वतंत्रता, ये संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी नहीं है, ये आपका आर्थिक स्वतंत्रता यहां पे गलत हो जाएगा, ये नहीं है, इसका वर्णन नहीं किया गया है संविधान में। फ्रेंड्स थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ये बैटरी का इश्यू थोड़ा आ गया, चलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये तो आपका सेकंड ऑप्शन में, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, आपका जो सेकंड ऑप्शन है वहां पे आपका विचार की स्वतंत्रता तो है, संविधान में उसका जिक्र किया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। और जो आपका थर्ड, भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंगीकृत किया गया है। ये आपका बिल्कुल ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। यहां पे देखिए सही विकल्पों का चयन करना है। 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भाग लेने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति अगर आ जाती है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा की आप ज्वाइंट सीटिंग बिठा सकते हैं, यानी कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। भारत का कार्यपालिका प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, नहीं, कार्यपालिका का प्रमुख सर्वोच्च जो आप प्रमुख जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1 और 2। चलिए 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी ऐसा ही है, पहले हम यहां क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ऑप्शंस उसके हम यहां पे देखने वाले हैं। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला, उपराष्ट्रपति को पदच्युत मतलब अपने पद से हटाने के लिए करने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, खाली राज्यसभा में प्रस्तावित हो सकता है, लोकसभा में प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं अगर हमें उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो। चलिए ये पहला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता को तो करता है लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 67(1) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो जो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स वहां पे क्या हो जाएंगे, बी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट गलत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यहां पे आपका बोला हुआ है कि इसमें से सही विकल्पों का चूज करना है आपको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर, नहीं फ्रेंड्स, जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट्स के जो आपके जजेस होते हैं उनकी आपकी सैलरी और अलाउंसेस ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें देती है। किस पे होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो संचित निधि होती है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। और जो उनकी पेंशन होती है वो आपकी राज्य की संचित निधि द्वारा नहीं, और जो पेंशन होती है ना वो उनकी भारत की संचित निधि के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको उनकी पेंशन को उसकी संचित निधि के द्वारा जारी करती है। तो पहला आपका हो गया गलत। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा जारी की जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद की जाती है। थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 हम पढ़ते हैं। अभी सही विकल्पों का चयन करना है। यहां पे फिर वही है, यहां पे हमें यहां देखना पड़ेगा दोबारा। पहला ऑप्शन क्या है आपका, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बिल्कुल ठीक है। चलिए उसके बाद आप दूसरी साइड आ जाइए
और जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है वो आपको यही मिलेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होते हैं सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 371F के अंतर्गत गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। ये गलत है, यहाँ पे एफ आपका जो है वो गलत है और यहाँ पे एफ की जगह आई आना चाहिए। अनुच्छेद 371I के अंतर्गत गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है तथा हिमाचल प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 4। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं 70th क्वेश्चन। ये आपके हस्तशिल्प जो संग्रहालय हैं उनसे संबंधित सही विकल्पों का हमें चयन करना है। एक सूची में आपके संग्रहालय दिए हुए हैं, दूसरी में स्थापना वर्ष और तीसरी में उनका मुख्यालय कि वो कहां स्थित है, ये सब उसमें दिया हुआ है। तो इसका जो आपका देखिए, पहला जो आपका यहाँ पे आपका संग्रहालय दिया हुआ है राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, ये पहला संग्रहालय है। कहां पे स्थित है आपका? ये पुणे में स्थित है फ्रेंड्स आपका। उसके बाद चलिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप फिर दूसरा देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय है आपका वो आपका 1970 में बना था और भोपाल में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय जो है आपका वो आपका 1951 और हैदराबाद में स्थित है। फिर आपका जो कैलिको म्यूजियम है आपका वस्त्र संग्रहालय है वो आपका अहमदाबाद में है और 1949 में वो बना था फ्रेंड्स। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। फ्रेंड्स चलिए अब हम 71st क्वेश्चन देखते हैं। 71st क्वेश्चन में आपकी दो सूचियां दी हुई हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है। 71st हमें ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मैनेज करिए बस आप। पहली सूची जो है वहां पे कुछ आपके इंस्टीट्यूट्स या फिर कुछ आपके संस्थान दिए हुए हैं, दूसरी सूची में उनका ईयर दिया हुआ कि वो आपके कब बने थे। चलिए ये भी हम देख लेते हैं। जो आपका पहला है, चलिए जो आपका वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है ये आपका कब बना? ये आपका बना 1974। ग्रीन पीस है फ्रेंड्स, जो आपका ग्रीन पीस आपका बना है 1971। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान आपका 2010 में और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन आपका 1998 में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 2134। क्या हो जाएगा? 2134। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। यहाँ पे आपको सही विकल्पों का चयन करना है। पहला, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में बिहार राज्य में आपका शुरू किया गया था, बिल्कुल ठीक है। मैत्री आंदोलन की शुरुआत 1994 में उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक। शांति घाटी आंदोलन 1976। पहली बात तो शांति घाटी जो आंदोलन है वो आपका 1976 में नहीं हुआ था, 1973 में हुआ था। कब? 1973। इसमें जल विद्युत परियोजना की स्थापना संबंधी दुष्प्रभावों से साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से ये आपका शुरू किया गया था। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 देखना पड़ेगा, फिर वो भी यही ऐसे है दोबारा। फिर देखिए रामसर सम्मेलन से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। पहले कुछ हमारे पास यहाँ पे आर्द्र भूमि क्षेत्र है यानी कि वेटलैंड एरियाज है और उनके राज्य दिए हुए कि कौन से राज्य में आर्द्र भूमि क्षेत्र हमारे वेटलैंड एरियाज आपके पाए जाते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला है आपका पेंगोंग झील। कौन सा है? पोंग डैम झील। पोंग डैम झील आपका मिलता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है आपका दीपोर बील। दीपोर बील आपका पड़ता है फ्रेंड्स असम में। कहां पे? दीपोर बील आपका असम में है। फिर है आपका होकेरा आर्द्र भूमि। ये जो आपकी होकेरा आर्द्र भूमि है, होकेरा आर्द्र भूमि आपकी जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स। ये देखिए यहां से जम्मू कश्मीर। और जो कांजली झील है आपकी वो आपकी पड़ेगी पंजाब में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3412। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 में मरुस्थलीकरण के विभिन्न प्रभावों यानी कि जो डेजर्टिफिकेशन होता है उससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं आपके, उससे संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है, वैश्विक तापीय वृद्धि होती है आपकी, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है और लवणीयता में वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक प्रभाव, स्वच्छ जल का अभाव तथा आय की विषमता, बिल्कुल ठीक। आर्थिक प्रभाव, आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी, ये आपका ठीक है। लेकिन जो आपके फसल तंत्र की बर्बादी है ये आपका आता है सामाजिक प्रभाव में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया। और फिर देखिए मरुस्थलीकरण नियंत्रण के संभावित उपाय, मृदा अपरदन पर नियंत्रण और वृक्षारोपण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर इज ए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए अब 75th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका वैसे ही यहाँ पे आपके दो ऑप्शन देखेंगे, फिर आपके बाद में आपके यहाँ आके देखने पड़ेंगे। चलिए जैविक अयोन क्रियाओं से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। असहभोजिता में एक प्रजाति की हानि होती है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, सहभोजिता में एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, ये भी आपका सेकंड बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखिए, परजीविता में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है, बिल्कुल ठीक। स्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन में दोनों ही प्रजातियां अप्रभावित रहती हैं, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या होता है?
प्रदा में दोनों ही प्रजातियां प्रभावित होती हैं। आप प्रभावित नहीं, प्रभावित आएगा इसकी जगह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं हम। आईयूसीएन व डब्ल्यूपीए के अंतर्गत शामिल जीवों से संबंधित सही विकल्प का चुनना है। यहाँ पे जीव दिए हुए हैं, उनकी श्रेणी दी हुई है। हॉक्सबिल पंडुक जो है आपका वो गंभीर संकटग्रस्त है। फिर आपका कैराकल रेगिस्तानी जो बिल्ली है आपकी वो क्या है? वो संकट मुक्त है आपकी। फिर है आपका त्रवनकोर उड़ने वाली गिलहरी, ये आपकी निकट संकट की स्थिति है, इसके लिए बंगाल स्लो लॉरेस के लिए ये असुरक्षित है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2341। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं आपका। देखिए पॉलीगाला और निम्फिया यानी कि निम्फेया ट्रेटागोना ये दो अति संकटग्रस्त पादपों की प्रजातियां हैं। ये पादप यानी कि प्लांट्स भारत में कहां पाए जाते हैं? पॉलीगाला आपका गुजरात में है, पॉलीगाला, और जो आपका निम्फिया है ये फ्रेंड्स ये आपके जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका सी। चलिए फ्रेंड्स 78 क्वेश्चन हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क से रिलेटेड हमें आपके सही ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। पहला जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था 1936 में बना। मानस जो नेशनल पार्क है आपका 1990 में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना आपका 1989 में फ्रेंड्स। और जो आपका नमधाफा नेशनल पार्क है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हुआ होगा। ये नमदापा जो नेशनल पार्क है वो आपका बना था 1974 में। याद रखना फ्रेंड्स, किसमें? 1974 में। 1983 की जगह 1974 होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स 79 का देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उनसे संबंधित सही विकल्प चूज करना है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है आपका? ये बिहार में पड़ता है आपका। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तोपचंची वन्य जीव जो अभ्यारण्य है आपका वो आपका झारखंड में। और तालकोवारी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में पड़ता है। चलिए फिर उसके बाद 80th क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां भारत के प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो आपके प्रोटेक्टेड मैराइन एरियाज होते हैं उनके बारे में सही विकल्प चूज करना है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले रानी झांसी जो समुद्री आपका राष्ट्रीय उद्यान है, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो रानी झांसी है, उसका आपका क्या होगा? उसका आपका हो जाएगा 1996 में बना था। फिर लोहा बराक जो समुद्री अभ्यारण्य है वो आपका 1977 में। गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य आपका 1997 में। कोरिंगा समुद्री अभ्यारण्य आपका 1978 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? डी, 1423। चलिए फिर यहां देखते हैं 81st क्वेश्चन आपका। कसरगोड साड़ियां, कसरगोड साड़ियां आपको केरल में मिलेंगी और बालूचरी साड़ियां आपको कहां मिलेंगी? पश्चिम बंगाल में। करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। यहां पे भी वैसा ही है, यहां से फिर यहां देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सही विकल्पों का चयन करना। नेशनल अकादमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहां पे है आपकी? हैदराबाद में। बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखिए आपका इसका क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में। बिल्कुल ठीक। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो आपका अंबिकानगर जोधपुर में नहीं है, वो आपका है फ्रेंड्स अविकानगर। अविकानगर टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये राजस्थान में है लेकिन अविकानगर टोंक में है। थर्ड गलत हो गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो आपका है राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल ठीक है। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे वो ए हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। ये 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। इस महोत्सव का आयोजन 12 से 26 जनवरी के बीच इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया था। बिल्कुल ठीक है। इस महोत्सव का मुख्य विषय आपका फिट इंडिया फिट यूथ था। ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फिट यूथ फिट इंडिया, उल्टा होना चाहिए। इंडिया की जगह पहले यूथ आना चाहिए, फिर यहाँ पे यूथ की जगह इंडिया आना चाहिए। तो ये हो जाएगा फिट यूथ फिट इंडिया। यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी की 157वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया था। ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड आपके करेक्ट हो जाते हैं और आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 84th क्वेश्चन देख लेते हैं। 84th क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चूज करना है। कैंपागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट आपका प्राप्त करने वाला पहला क्या है? भारतीय हवाई अड्डा बन गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपका केरल राज्य में नहीं, कर्नाटक राज्य में है। फिर पैक्सिनिका ये आपका इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन डॉन नामक पुस्तक को समीर शरण और अखिल देव ने लिखा है। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ बी। चलिए फ्रेंड्स 85th क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपका। ये देखिए सही विकल्पों का चयन करना है। हाल ही में अमर्त्य सेन को मुप्पावरुप्पी वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है ये आपका मिला है एमएस स्वामीनाथन को। किसको? एमएस स्वामीनाथन। तो फर्स्ट गलत हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में छात्रों से संक्षेपण के लिए परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का संबोधन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन तालकटोरा स्टेडियम बेंगलुरु में नहीं फ्रेंड्स, ये आपका दिल्ली में हुआ है। कहां पे? दिल्ली में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है कि सही विकल्पों का चयन करना है। हाल ही में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। बिल्कुल ठीक है। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी मागेश चंद्रन ने हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है। दोनों की दोनों सही, आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 2। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। हाल ही में
महिला जन्नांग विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया गया था? ये आपका मनाया गया 6 फरवरी को। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ये था अनलीशिंग यूथ पावर। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए, ये आपका 88वां क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 27 देशों की सदस्यता वाले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन का सृजन किया है? ये है फ्रेंड्स आपके, ये होगा आपका, इसका आंसर होगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और वर्तमान में ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है? ये है आपके मनीष महेश्वरी। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, किस देश ने हाल ही में भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटक के लिए एक स्थायी विकास शुल्क की शुरुआत की है? और ये है आपके भूटान। हाल ही में किस राज्य को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है? वो है आपका मध्य प्रदेश। आंसर इज बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम। यहाँ पे वित्तीय इंटेलिजेंस पत्रिका द बैंकर द्वारा एशियाई पैसिफिक क्षेत्र के लिए द सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? यह है आपके शांतिकांत दास। और राजनाथ सिंह द्वारा 3rd डिफेंस अटैच कॉन्फ्रेंस 2020 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वो किया है उन्होंने नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम। यहां पे भी आपको सही विकल्पों का चयन करना है। 15 मार्च से 17 मार्च के बीच इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2020। ये आपका 15 से 17 नहीं होगा, ये आपका होगा 5 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। कब से? 5 मार्च से 7 मार्च तक ये आयोजन हुआ है। कहां पे? वडोदरा, गुजरात में। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, सिर्फ 2। चलिए फ्रेंड्स, 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 क्वेश्चन देखिए, आपको सही विकल्पों का चयन करना है। उबर ने हाल ही में भारत में अपने खाद्य वितरण कारोबार उबर ईट्स को $286 मिलियन में जोमेटो को बेच दिया है। 286 की जगह हुआ है, उन्होंने कितने में बेचा? $206 मिलियन में बेचा है। तो फर्स्ट गलत हो गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ अपने विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों के कारण निर्गमित प्रदूषकों की मात्रा के आधार पर अपने स्टार रेटिंग प्रोग्राम को उद्योगों के लिए लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ये आपका जो छत्तीसगढ़ की जगह क्या आएगा? झारखंड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स? झारखंड आएगा। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम आगे चलते हैं 93rd क्वेश्चन पे। यहां देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड आया आपके 2019 के। उनमें से करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड मिला बाईचंग भूटिया, बिल्कुल ठीक है। यूथ आइकन ऑफ द ईयर विजेंद्र सिंह को मिला है। जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर है वो किसको मिला है आपका? वो पीवी सिंधु को मिला है। और जो टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर है वो किसको मिला है? वो आपका मनिका बत्रा को मिला है। तो सेकंड और फोर्थ यहाँ पे क्या हो गया? इंटर चेंज कर रखा है इन्होंने, सेकंड फोर्थ गलत हो गए और आपका सही है फर्स्ट एंड 3। आंसर करेक्ट हो गया सी। चलिए फिर, हाल ही में कौन से क्रिकेटर 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के से पहले क्रिकेटर बन गए? ये हैं आपके किरण पोलार्ड। और हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? वो आपका पीवी सिंधु को मिला है। आंसर हो जाएगा इसका ए। 95th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या गया? किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मोह प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई है? ये आपकी की है उड़ीसा राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए आपका कोविड-19 के लिए किस राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में स्काईटेक एरियन प्रौद्योगिकी अपनाई गई है? ये अपनाई आपकी महाराष्ट्र ने। आंसर हो जाएगा इसका सी। 96th क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पे आपका निम्नलिखित में से सही विकल्प को चूज करना है। ये आपका जो है नवातात नल्लू पेदालन द्रीकी इल्लू जो योजना है उसको तेलंगाना राज्य ने स्टार्ट नहीं किया है। इस योजना को आपका आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 25 लाख गरीब लोगों को निवास स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी को रोकथाम की दिशा में आपदा मित्र ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 जारी किया है। ये आपका मध्य प्रदेश की जगह यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ आएगा कर्नाटक सरकार ने ऐसा आपका किया है, मध्य प्रदेश ने नहीं किया। तो दोनों की दोनों गलत हो गए। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए 97th क्वेश्चन देखिए, किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है? ऐसा करने वाला देश है आपका सऊदी अरब। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? ये 29 अप्रैल। आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। निम्न में से सही विकल्पों का चयन करना है और फिर ये आ जाएगा इधर। चलिए हम इधर आ जाते हैं, दूसरी साइड आ जाते हैं। पहला है विश्व होम्योपैथी दिवस 2020 की जो आपका मुख्य विषय था वो क्या है? यहाँ आ जाइए, यहाँ से सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथिक के दायरे को बढ़ाना। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का विश्व होम्योपैथी दिवस 2020 का मुख्य विषय। अब हम करते हैं आपकी बात किसकी? 30वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की। उसका जो आपका मुख्य विषय था वो है आपका क्या? गेट प्लस इन्वॉल्व थी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंज किया हुआ है दोनों को, तो आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई सही नहीं है।
चलिए फ्रेंड्स, 99th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष को नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है आपके अजय कीर्ति। और किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए हाल ही में CSIR ने किस ऐप का शुरू किया है? ये उन्होंने CSIR ने किसान सभा ऐप को स्टार्ट किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। यहां पे भी सही विकल्पों का चयन करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 हाल ही में 3 मई को मनाया गया है। बिल्कुल ठीक है। इस दिवस का मुख्य विषय जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर था। बिल्कुल ठीक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को कम से कम 120 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों की दोनों आपके बिल्कुल ठीक है, और इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और 2 बोथ करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। यहां देखिए, जो विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक को VN थापर और नेहा द्विवेदी ने लिखा है। बिल्कुल ठीक है। निकल बॉयज जो पुस्तक है उसको JK रॉलिंग ने नहीं लिखा है, उसको इस पुस्तक को लिखा है आपका कोल्सन व्हाइट हेड ने। किसने? कोल्सन व्हाइट हेड ने। आयुष कवच ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 करना है अब हमें। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये इन्हें किया गया है इंदु शेखर चतुर्वेदी को। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को। आंसर इज डी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। ये भी कैसा है? ये भी यहां से यहां आएगा डायरेक्ट। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भावी पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया गया है? और राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? ये किस केंद्रीय मंत्री द्वारा, यानी कि ये किया है आपका रविशंकर प्रसाद ने। और जो राष्ट्रीय विश्व उर्दू सम्मेलन है उसका कहां पे हुआ है आयोजन? दिल्ली में। आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर हम 104 देखते हैं। जो आपके कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ये आपका ई नीलामी पोर्टल की शुरुआत की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य आपका प्रथम स्थान पे था? वो था आपका गुजरात। आंसर हो जाएगा आपका इसका सी। चलिए फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 105 है आपका। किस देश द्वारा आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? ये आपका किया गया है रूस के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर अशोक के वैद। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। 106वां क्वेश्चन है आपका। किस बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रोग्राम आपका लॉन्च किया HSBC बैंक ने, और चुनाव आयुक्त आपके होंगे राजीव कुमार। आंसर हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अरुणोदय योजना फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट? इट्स असम। उसके बाद देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड? ये सोमा मंडल को किया गया है। फ्रेंड्स, ये डिवीजन यहाँ पे गलत है। यहाँ देखिए हिंदी में ये इनका नाम है, सोमा मंडल इनका नाम है। ये मंडल को बोलते हैं ना, जो डिवीजन होता है उसको मंडल बोल देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे टाइपिंग एरर, प्रिंटिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सोमा मंडल आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए फिर हम 108वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये IIT कानपुर के साथ किया है। हाल ही में कोविड-19 के कारण अच्युता राव का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये आपका बाल अधिकार कार्यकर्ता थी। आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 109 है आपका। विच एक्टर हैज लॉन्च द प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट्स? ये सोनू सूद है आपके। विच बैंक हैज स्टार्टेड द इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सर्विस? ये आपका है बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा इसका 1A। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमें फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको ये बैंक ऑफ इंडिया गलत बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए माफी जाऊंगा, जल्द दोबारा देखते हैं। विच एक्टर्स लॉन्च द प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट्स? ये आपका सोनू सूद ने किया है। और कौन सी बैंक ने आपका इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सर्विस मतलब स्टार्ट की है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? ये उन्होंने किया है मिजोरम में। और फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीती है? ये जीती आपके लुइस हैमिल्टन ने। आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए 111वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है आपका होप। और नोएडा में स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपकी रोशनी नडार। आंसर इज डी।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 112 करते हैं। ये यहां से हमें यहां आना पड़ेगा, ठीक है। तो किस राज्य सरकार द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है? ये आपका है उत्तराखंड राज्य। और उसके बाद टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? वो प्रियंका चोपड़ा जोनस को चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 113 देखना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों तथा उनके खोजकर्ताओं से संबंधित सही विकल्प। यहाँ पे आपकी तरंगे हैं, यहाँ पे आपके खोजकर्ता हैं। जो आपकी गामा किरणें हैं वो आपके हेनरी बैक्यूरेल ने खोजी हैं। पैराबैंगनी किरणें जो आपकी हैं वो जोहान रिटर ने खोजी हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे आपकी मार्कोनी ने, और लघु रेडियो तरंगे आपकी हेनरिक हर्ट्ज ने खोजी हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 114 हम करते हैं। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। बल, विस्थापन तथा वेग सभी सदिश राशियां हैं, बिल्कुल ठीक है। गति, द्रव्यमान और कार्य सभी व्युत्पन्न, इनको क्या बोलते हैं हम? से सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपकी दूरी और लंबाई है ना फ्रेंड्स, ये आपकी क्या है? ये आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे गलत है, क्योंकि दूरी और आयतन दोनों की दोनों आपकी अदिश राशियां हैं। और जो आपकी लंबाई है ना, लंबाई कौन सी है आपकी? लंबाई आपकी मूल राशि है फ्रेंड्स, याद रखना, लंबाई आपकी मूल राशि है और दूरी और आयतन आपकी अदिश राशियां है। इस वजह से सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तो आंसर इज सी, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं हम। यहाँ पे कथन में दिया हुआ है सर्दियों में कभी कभी पानी के पाइप फट जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर्दियों की रातों में वायुमंडल का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक हो जाता है। जब बर्फ जमती है आपकी, जितना देखिए किसी भी आप बर्तन में पानी भर के रखेंगे फ्रीजर के अंदर, तो उसे पूरा मत भरिएगा, उसे थोड़ा खाली छोड़ दीजिएगा। और जब सुबह उठ के देखेंगे जब बर्फ जम जाती है तो वो थोड़ा ऊपर आ चुका होता है, इसी वजह से पाइप भी फटते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ए और आर तथा दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ पे आपका दृष्टि दोष जो होते हैं उनसे संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। जो आपका निकट दृष्टि दोष है उसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो फोकस दूरी होती है वो कम नहीं होती है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की फोकस दूरी होती है वो आपकी बढ़ती नहीं है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जरा दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की लोचशीलता कम हो जाती है। ये आपका ऐसा होता है वृद्धा अवस्था के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। निम्न में से पदार्थों के क्रांतिक कोण से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। जल का जो क्रांतिक कोण होता है वो 37.31 डिग्री होता है। फ्लिंट कांच का जो आपका क्रांतिक कोण होता है वो 24.41 डिग्री होता है। क्राउन कांच का आपका जो क्रांतिक कोण होता है 48.75 डिग्री। और हीरे का जो होता है वो 41.14 डिग्री होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहां पे देखते हैं आपका 118 क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प का चूज करना है। मधुमक्खी के मोम में मिरिसिल आपका पामीटेट नामक एस्टर यौगिक पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। फिर आप यहां पे देखिए सेकंड ऑप्शन में स्पेरमेसेटी या स्पेरमासाइट मोम में सेटिल पामीटेट नामक एस्टर यौगिक पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और कार्नोबा मोम में मिरिसिल सेराटेट नामक एस्टर नहीं होता है फ्रेंड्स, एस्टर यौगिक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? सेराटेट नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। कौन सा? कार्बोनिक यौगिक पाया जाता है। एस्टर यहाँ पे गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1 और 2। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 119 अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो विभिन्न परमाणु संरचनाओं से संबंधित सही विकल्प को चूज करना है। पहला जो आपका ठोस गोला मॉडल है वो किसने? जे थॉमसन ने आपका बनाया। प्लम पुडिंग मॉडल किसका है फ्रेंड्स? देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं। जे थॉमसन, मैंने गलत बोल दिया। जो आपका ठोस गोला मॉडल है वो आपका जॉन डेल्टन का है। प्लम पुडिंग मॉडल आपका जे थॉमसन का है। ग्रहीय जो मॉडल है आपका नील्स बोर्स का है। और क्वांटम जो मॉडल है आपका वो एर्विन स्कॉडिंगर का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 120 है आपका। यहाँ पे आपको सही विकल्पों का चयन करना है। और ये कहाँ आ जाएगा? ये फिर आपका इधर हम देखेंगे इसके जो विकल्प हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए, इसका उपयोग आपका एसिटिक एसिड का उपयोग आपका कहां किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यहां देखिए सेकंड और थर्ड ये गलत है आपके। ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है आपका एसिड होता है उसका उपयोग धातुओं को साफ करने में किया जाता है फ्रेंड्स, नहीं, वो सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है धातुओं को साफ करने के लिए। और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसका प्रयोग आपके जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है। किसके? जंग के दाग, ठीक है। और जो सिट्रिक एसिड होता है उसका उपयोग आपका धातुओं को साफ करने में किया जाता है। सेकंड थर्ड आपके इंटरचेंज है, यहाँ पे एक दूसरे का मतलब उल्टा दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट 1 और 4 और उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने है और ये देखिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के ऊष्मीय मान से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ लकड़ियों के प्रकार दिए हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ ऊष्मीय मान है आपका कैलोरी किलोग्राम में। ठीक है, जो ओक होता है उसका कितना होता है, उसका 4729 से 4750 होता है। देवदार की जो लकड़ी होती है, देवदार की जो लकड़ी होती है 4818 से 5310 कैलोरी या किलोग्राम, ऐसे कुछ कह सकते हैं आप। लार्च जो होता है आपका 4775 से 4840 और फर और जो सनबार होता है आपका उसका 4887 से 4900। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2143। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 हम देखते हैं। एसर्शन में जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है हमारे पास वो रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर थ्रू हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। बिल्कुल ठीक है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस हाई फीवर एंड पेन। दोनों की दोनों सही है, आंसर इसका होगा डी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 में आपको यहाँ पे हिंदी वाली साइड में दिख रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथियों से संबंधित सही विकल्प का चयन आपको करना है। एक सूची में आपको ग्रंथियां दी हुई हैं और दूसरी सूची में आपको वहां पे कहां पे वो पाई जाती हैं। देखिए शश्लेमा जो ग्रंथियां होती हैं वो आपको कहां पाई जाती हैं, वो आपकी मेढक की त्वचा में पाई जाती हैं और वहां पे क्या होता है, म्यूकस श्राव करने वाली ग्रंथियां होती हैं आपकी। फिर है आपकी पेरेनियल ग्रंथियां जो आपकी होती हैं वो आपकी खरगोश में पाए जाने वाली गंध ग्रंथियां हैं। उसके बाद फैलिक जो ग्रंथियां हैं आपकी वो आपकी कहां मिलती हैं, तिल चट्टे के नर जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। और फिर है आपकी अल्बुमिनस ग्रंथियां, ये आपकी मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी 2431। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 124 हम देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए रेस्प्रिन औषधि आपको रावोलिफिया सरपेंटीना की जड़ से प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। एस्प्रिन और पेंटाजोसिन औषधि काष्ठीय वृक्षों से प्राप्त की जाती है। बिल्कुल ठीक है। और डिजिटेलिस जो औषधि है आपकी वो आपकी कौन से प्लांट से मिलती है, यहाँ देखिए एफिड्रा प्लांट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे गलत है। और ये कौन से प्लांट से मिलेगी, फॉक्स ग्लोव के प्लांट से मिलेगी। किससे, फॉक्स ग्लोव पौधे से मिलेगी। और ये तने से प्राप्त नहीं होती है, फॉक्स ग्लोव पौधे की आपकी पत्तियों से प्राप्त होती है फ्रेंड्स। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए 1 एंड 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 आपके सामने है। निम्नलिखित पाचक एंजाइम से संबंधित विकल्प का चयन करना है। एमाइलोप्सिन जो होता है आपका यह साधारण शर्करा को माल्टोज में माल्टोज शर्कर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, ग्लूकोज को माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है आपका। फिर है आपका स्टीएप्सिन एंजाइम है। यह एंजाइम क्या करता है आपका, यह पाइसीकृत वसा को वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। उसके बाद है आपका इरेप्सिन, यह आपका पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। फिर है आपका अर्जिनेज, अर्जिनेज क्या करता है, यह आपका अर्जिन एमिनो अम्ल को यूरिया में बदलता है फ्रेंड्स। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 4321। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। बॉटेनिकल नेम ऑफ अरर क्या है, कैनेजस कजान है। और सनफ्लावर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इससे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने है। यहाँ कथन है टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है इसलिए उसमें कोई वस्तु चिपकती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रसोई के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है ताकि कोई उसमें नॉन स्टिक हम बर्तन बना सके। बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 128 ये यहां से हमें यहां जाना पड़ेगा। चलिए पहला देखते हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। खजुराहो का जो मंदिर है वो आपका 1986 में बना है। एलोरा की जो आपकी गुफाएं 1983 की हैं। रानी की जो आपकी वाव है वो आपकी कब बनी है, ये आपकी 2014 की है फ्रेंड्स। कब की है, 2014 की है। उसके बाद अहमदाबाद जो आया है आपका वो आया है 2017 में। 129 के ऊपर चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 129 के पास चलते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमारे चयन करना है। क्या करना है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। चलिए हम देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 129 को। यहाँ पे सही विकल्प चूज करना है। और इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली आपका मूक विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये आपका 1960 नहीं है फ्रेंड्स, करेक्ट। यहाँ पे होना चाहिए कब बना था, 1985 में बना था। ठीक है। उसके बाद भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता में है वो 1814, बिल्कुल ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आपकी 9 अप्रैल 1950 को बनी थी, बिल्कुल ठीक है। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन जो संस्थान है आपका 1985 में नहीं बना था, वो आपका 1960 में बना था फ्रेंड्स। तो इसको जो आंसर हो जाएंगे ना वो आंसर हो जाएगा बी, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स फिर यहाँ पे 130वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूरजकुंड मेला पर प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी के बीच किस राज्य में अवस्थित फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। ये हरियाणा में आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, इसको मुंबई में किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए।
फ्रेंड्स हमने 129 क्वेश्चन किया था। यहाँ पे देखिए इधर था ना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसका मतलब है आपका ये इंदिरा गांधी क्या है, आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है। किससे रिलेशन है? ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेशन है। ये क्या बोलते हैं इसको? इग्नू सुने ना, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, वही है ये। चलिए अब हम आते हैं आपकी सूची पे। ये दो सूचियां यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे आपके कुछ नाम है और ये कौन से डांसेस से रिलेटेड है आपका वो दिया हुआ है। जो भारतीय शिवाजी आपका मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। फिर इंद्रानी जो रहमान है आपका ओडिसी डांस से रिलेटेड है। यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं आपके, ये आपके कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। और आनंद शिव रमन आपके कथकली से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड सी 1, 4 और 2, 3। क्वेश्चन नंबर 132 है हमारे पास। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट आपकी 2019 से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। पहला, सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला जिला आपका सहारनपुर 70.26%, बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक वनावरण अभाव वाला जिला आपका काशीराम नगर, बिल्कुल ठीक। 19 यहाँ पे क्या है -19.20 है फ्रेंड्स परसेंटेज। चलिए अब इसका थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल परसेंटेज वाले आपके शीर्ष 3 जिले हैं। ये यहाँ पे गलत दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये आपके जो ऑर्डर है यहाँ पे गलत है। तो चंदौली की जगह आपका होना चाहिए था सोनभद्र, जो कि होगा आपका 36.79%। फिर दूसरा सोनभद्र की जगह यहाँ चंदौली होना चाहिए था 22.25%। और यहाँ पे आपका लास्ट में पीलीभीत, बिल्कुल ठीक है, थर्ड पोजीशन पे 18.64% के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 1 और 2 आर करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 है उससे संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य है, मध्य प्रदेश पहला, अरुणाचल प्रदेश दूसरा, तीसरा छत्तीसगढ़, बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले यानी कि परसेंटेज वाले 3 राज्य जो है वो आपका मिजोरम सबसे पहला है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड देन मेघालय। देश में स्थित कुल मैंग्रोव जो आवरण क्षेत्र है आपका वो है आपका 4975 वर्ग किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर ए करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स 134th क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका वन स्थिति, भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट आपकी 2019 की, उससे संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। भारत में 62466 आर्द्र भूमियां देश के रिकॉर्ड में उपलब्ध वन आच्छादित क्षेत्रों को लगभग 3.83% क्षेत्र का गठन करती हैं, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो हमें यहां देखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार दूसरी साइड भी हम देख लेते हैं नीचे। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, बट मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वही देखते रहिए। भारत देश के रिकॉर्ड में उपलब्ध वन आच्छादित क्षेत्र एरिया में 330 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखने को मिली है। दोनों की दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही है, सी हो जाएगा आपका 1 और 2। चलिए फ्रेंड्स फिर हम 135th क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। केंद्रीय बजट 2020-2021 से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। आपके भारत 2020 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इस सम्मेलन की तैयारियां शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ 50 करोड़ की जगह आएगा आपका 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है आपका वहां है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के लिए 1480 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 आर करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखते हैं 136वां क्वेश्चन, ये भी आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के लिए और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए केंद्रीय बजट 2020-2021 के अनुसार कितने कितने रुपए प्रस्तावित किए हैं। पहले आपके 4,400 करोड़ रुपए और दूसरे में आपके 6400 करोड़ रुपए, यानी कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के लिए 4,400 करोड़ और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आपके 6,400 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स फिर हम ये 137th क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2020-2021 से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध राज्य उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 169 करोड़ रुपए का, नहीं फ्रेंड्स ये गलत है, यहाँ पे 111 करोड़ रुपए सही होगा। 111 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। एक नगर एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए, बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, सिर्फ 2। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 138वां क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र है, एलिफेंट रिजर्व्स है, उनसे संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आपका बादलखोल, तोमर पिंगला जो आपकी रिजर्व है वो आएगी आपकी छत्तीसगढ़ में। फिर सिंगफोन जो आपकी एलिफेंट रिजर्व है वो आपकी नागालैंड में है। डंडेली जो एलिफेंट रिजर्व है आपकी कर्नाटका में है। और यहाँ पे देखिए फिर आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है आपका जो रॉयल एलिफेंट रिजर्व वो आपकी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 1, 4।
चलिए फ्रेंड्स 139 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से उत्तर प्रदेश के मेलों में से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला देखिए, पहला ही इसका आंसर होगा क्योंकि पहला ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है। महोबा में गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ये महोबा में आयोजित नहीं किया जाता है गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ये आपका आयोजित किया जाता है हापुड़ में। हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। तो ए इसका 139 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बाकी बी सी डी सही है। देखिए मेरठ में नौचंदी मेला बिल्कुल ठीक, मथुरा और फतेहपुर सीकरी में कंस मेला बिल्कुल ठीक, रामपुर में फागुन मेला बिल्कुल ठीक है। ये आपका गलत है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने है। इसमें सही विकल्पों का चयन करना है। भारतीय यानी कि राष्ट्रीय लोक कला परिषद वाराणसी 1920 बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ 1975 में बनी थी बिल्कुल ठीक है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये आपका कन्नौज में ठीक है, लेकिन ये 1996 में बना था, 1994 में नहीं, कब 1996 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय आपका रामपुर में है, 2004 में बना था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 1, 2 and 4 आर करेक्ट। फ्रेंड चलिए 141 हम बात करते हैं बाजार पूंजीकरण या एम कैप, इसको क्या बोलते हैं, एम कैप से संबंधित सही विकल्पों का चयन कीजिए। पहला है 5000 करोड़ रुपए से कम शेयर मूल्य वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियां कहा जाता है। नहीं फ्रेंड्स, ये स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, ये कौन सी कंपनियां होती है, आपकी 2500 करोड़ रुपए से कम शेयर मूल्य वाली होती है। कौन सी, 2500 करोड़ रुपए से कम शेयर मूल्य वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियां कहा जाता है। सेकंड देखिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक शेयर मूल्य वाली कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां कहा जाता है बिल्कुल ठीक है। नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जमा की जाने वाली पूंजी को साहस पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहस पूंजी कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए भाई फ्रेंड्स 142 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां कहा गया शेयर के मूल्य को प्रति शेयर अर्जित आय से भाग देने पर जंक बॉन्ड प्राप्त नहीं होता है, गलत है। जंक बॉन्ड नहीं बल्कि क्या आता है, देने पर P/E अनुपात प्राप्त होता है। शेयर के मूल्य को प्रति शेयर अर्जित आय से भाग देने पर P/E अनुपात प्राप्त होता है। और सेकंड देखिए, वह शेयर जिन्हें कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें ब्रिज शेयर नहीं कहा जाता है फ्रेंड्स, उन्हें स्क्रिप शेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिज शेयर की जगह यहां आएगा आपका स्क्रिप शेयर। तो इसमें से आपके दोनों की दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत हो गए। और आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स 143 क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। सही विकल्प चयन करने हैं, बिल्कुल ठीक है। पहला, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना आपकी 15 अगस्त, गलत है, लेकिन यहां आएगा 15 अगस्त की जगह आएगा 19 नवंबर 2013 को की गई थी। कब, 19 नवंबर 2013 को। और भीम ऐप को 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल महोत्सव के अवसर पर दिल्ली में लॉन्च किया था। यह आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड यहां पे गलत है फ्रेंड्स आपका, और सही कौन सा है, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स 144 में क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई समितियों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला, डी सुब्बाराव समिति का गठन मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के लिए 2009 में किया गया था, बिल्कुल ठीक। नायक समिति का गठन लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1993 में किया गया था, बिल्कुल ठीक है ये भी। फिर दामोदरन समिति का गठन बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए 2011 में किया गया था। तीनों की तीनों ऑप्शंस यहां पे सही हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए, 1, 2 and 3। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 145 का देखते हैं। सही विकल्पों को चयन करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रू अर्बन मिशन को 21 फरवरी 2016 को शुरू किया था, बिल्कुल ठीक है। शादी शगुन योजना को मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के उद्देश्य से 8 अगस्त 2017 को शुरू किया था, यह भी बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों की दोनों ऑप्शन सही है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 146 पे यहाँ पे आपको फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग होते हैं एक सूची में वो दिए हुए हैं आपका, और दूसरी सूची में उनके चेयरमैन दिए हुए हैं। चलिए उनको मैच करना है आपका। जो 10वां वित्त आयोग है आपका, उसके जो चेयरमैन थे वो केसी दत्त थे। 5वें वित्त आयोग के चेयरमैन आपके महावीर त्यागी। 12वां जो वित्त आयोग था उसके चेयरमैन आपके सी रंगाराजन। तीसरे वित्त आयोग के आपके चेयरमैन हो गए ए.के. चंद। कौन हो गए, ए.के. चंद तीसरे वित्त आयोग के चेयरमैन हो गए। और 10वें वित्त आयोग के आपके केसी दत्त। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। सूची में पहली सूची में अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए हुए हैं, दूसरी सूची में उनके वर्ष दिए हुए हैं। जो आपका इब्सा है वो किससे कनेक्ट होगा फ्रेंड्स, यहां पे पहले तो इब्सा की मुझे आप फुल फॉर्म बताइए, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, कमेंट करके मुझे बताइए इब्सा में कौन कौन सी कंट्रीज आपकी आती हैं। और ये आपका स्टार्ट हुआ था 2003 में। जो आपका बिम्स्टेक है वो 1997 में स्टार्ट हुआ था। G20 आपका स्टार्ट हुआ था 1999 में। और G15 आपका स्टार्ट हुआ था 1989 में, 1989 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D, 2143।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 148 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही विकल्पों का चयन करना है। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी सर्ववर्धन परिषद का गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया था। बिल्कुल ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना है, प्रोत्साहन देना है। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आपके बिल्कुल ठीक है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एक जो कपाट है, CAPART, कपाट के अंतर्गत 9 शहर केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनमें भुवनेश्वर और पटना शामिल नहीं है। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि शामिल नहीं है, भुवनेश्वर और पटना दोनों शामिल है। एक बार मैं आपको 9 की 9 शहर बता देता हूं, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है। चलिए फ्रेंड्स 149 क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका यहाँ पे सही विकल्पों का चयन करना है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। बिल्कुल ठीक। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। बिल्कुल ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना थी इन दोनों के टाइम पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल गलत है। जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी ना फ्रेंड्स, वो आपके आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। किस पे? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। तो इस वजह से आपका फोर्थ गलत हो गया। बाकी तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी PC महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, क्योंकि यहां पे 1 2 3 तीनों की तीनों करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हमारे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 150 है आपका। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट, द GST वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। बिल्कुल सही है। इन 1957 जो प्रॉपर्टी टैक्स था आपका वाज इंप्लीमेंटेड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ N निकोलस। इन 1962 द बॉर्डर टैक्स वाज इंप्लीमेंटेड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द चेलिया कमिटी। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, चेलैया कमिटी बोलते हैं इसको। द वैट सिस्टम इन इंडिया वाज इंप्लीमेंटेड ऑन April 1, 2015 इन 22 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल ठीक। एंड द वैट वाज इंप्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जनवरी 2018। ये 150th क्वेश्चन की आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C 1 और 2। फ्रेंड्स यहां पे आपके 150 क्वेश्चंस का पूरा ये आपका मॉक टेस्ट 15 खत्म होता है और मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट में, अगले मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए ये क्वेश्चंस और ये टेस्ट बहुत ज्यादा ईमानदारी से कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं 150 क्वेश्चन में, किसके कितने सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।